गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कुछ क्लासें कर रहे हैं पॉलिटी की, और उसी कड़ी में आज की जो हमारी क्लास होगी वो उसमें है चैप्टर नंबर 7। इसका टाइटल है भारत का महान्यायवादी, है ना। आप सबको पता है कि एक सवाल इस चैप्टर से, चाहे आपका यूपीएससी हो चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाता है। ठीक, तो आज की जो क्लास होगी हमारी इसी के संदर्भ में होगी। तो और आज इसकी क्लास में हम लोग जो है चार इस टॉपिक में चार बातें हैं और चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि जो आपका पहला है भारत का महान्यायवादी, जिसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और दूसरा हमारा है भारत का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरा हमारा है राज्य का महाधिवक्ता, जिसको हम बोलते हैं स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक, और चौथी बात है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग, है ना, सीएजी। तो इस क्लास को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और राज्य का महाधिवक्ता, इन तीनों को आज क्लास में पढ़ेंगे। और जो कल वाली हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग इसके इस संदर्भ में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये कि भारत का महान्यायवादी, इसका जो संवैधानिक उपबंध है वो संविधान में कहाँ पर है। दूसरी बात, इसकी कार्य क्या है और शक्तियाँ क्या हैं। तीसरी बात, इसको अधिकार क्या क्या मिला है। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तब जानेंगे भारत का महाधिवक्ता कौन होता है। और उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, इसका भी संवैधानिक उपबंध और कार्य एवं शक्तियाँ जानेंगे। ठीक, बाकी चीज़ें कल की क्लास में, है ना, कैग के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत का महाधिवक्ता, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात ये कि इसका संवैधानिक उपबंध क्या है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार ये बातें पूछी गई हैं कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ का जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, जो सबसे पहली बात है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। दूसरी बात, और ये जो पॉइंट आपका है ये मिलान के लिए कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति आपकी होती है राष्ट्रपति द्वारा, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति की कृपा से अपना पद धारण करता है। यह बात बहुत अच्छे से जानते रहिएगा, क्योंकि ये जो आपके 2023 में उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपका पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये दोनों बातें पूछी गई थी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, के बारे में पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आपके 2023 के परीक्षा में प्रीलिम्स में आपके पीसीएस में पूछा गया है। और यूपीएससी में तो हमेशा यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है उसकी योग्यता को लेकर के। पहली बात योग्यता को लेकर के सवाल बनता है, और सेकंड बात जो है वो जो है उसकी जो पदमुक्ति होती है उसके बारे में लेकर के सवाल बनता है। ठीक, और जब कभी मिलान करने वाली बात आती है तब लेता है कि आखिर इसका अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो अनुच्छेद के बारे में पूछ लेता है। चलिए, दूसरी बात हो गई है कि वह जो है राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत अपना पद धारण करता है। तीसरी बात यह है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए योग्यता के लिए आपको घुमा देता है उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, यहीं पे घुमाता है, जैसा कि लास्ट ईयर पूछा था एग्जाम में। ठीक, तो आइए आइए आज इसको जो है कंफर्म कर लेते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। क्योंकि यह सेंटर की बात है तो सेंटर की बात होगी तो उच्चतम न्यायालय की बात करेगा। जब हम राज्य में आएंगे तब वहां पे बात करेंगे उच्च न्यायालय की। ठीक, उच्चतम मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। वह व्यक्ति इस पद पर आ सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अथवा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो पहली बात यह कि भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसे 5 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो। उच्च मतलब हाई कोर्ट, या तो वो बंदा हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, अथवा या देखिए या लिख दिया है किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो इन चारों में से कोई भी अगर आपके पास योग्यता है तो आप जो है आपका एजी बन सकते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या,
कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता अगर है तो बन सकते हैं। दूसरा, भारत के नागरिक होने के साथ साथ वह उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो उच्च न्यायालय में, अथवा किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने का उसका 10 वर्षों का अनुभव हो, अथवा भारत के राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का व्यक्ति हो। तो इसमें से आपकी कोई भी योग्यता होगी तो आप जो एजी बनने के योग्य होंगे। और यही बात जो है पिछले साल 2023 में आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा था, वहाँ पर उच्चतम ना लिख करके उच्च न्यायालय वहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स पूछे गए हैं उनको मैंने लाल से कर दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल में लिखा गया कि संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। अब भाई जब चूंकि राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत होंगे तो उसमें जो है उनकी उनकी जो उनका जो टाइम पीरियड है वह फिक्स नहीं किया गया है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 6 पदमुक्ति के बारे में कह रहा है को चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार या मंत्रिपरिषद है ना त्याग पत्र दे दे तो या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्याग पत्र देना होता कि किसको, एजी को, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिशों से ही होती है। केंद्र सरकार की सिफारिश से आपका सॉरी एजी बनता है। ठीक है, और किसकी किसके कृपा पे, राष्ट्रपति की कृपा पे, है ना। तो जब आपकी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है जब वो आपकी समाप्त हो जाएगी तो इन भाई साहब का जो पद है वह भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये भाई साहब अपना त्याग पत्र देकर के आगे बढ़ेंगे। सातवीं बात यह है कि उनका पारिश्रमिक क्या होना चाहिए। तो संविधान में इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति साहब तय कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में रही हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश टीचर्स की बात करें या फिर आपका यूपीएससी की बात करें, दोनों में यहाँ से एक सवाल फिक्स रहता है हर साल। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं। तो आइए सबसे पहले इनके कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से हैं। पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरी बात, विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। और तीसरी बात यह है कि संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करे। तो ये भाई साहब के काम हो गए। इसके बाद अब राष्ट्रपति साहब इनको कौन सा कार्य सौंपते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत सरकार संबंधी मामलों को लेकर के उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो केंद्र की जो सरकार है उसका ये वकील है। मोटा मोटा आप ये समझ लो, हमारे जो केंद्र सरकार है उनका ये क्या है, वकील है। ठीक, अब भारत सरकार की जितनी भी समस्याएं होंगी उसको ये भाई साहब अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, वही बात जो भी हमने ऊपर आपसे कही। और तीसरा इनका जो बात है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। जब उच्च न्यायालय में जाएंगे तो वहां पर ये सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कार्य एवं शक्तियाँ इनकी रही हैं, और इनको अधिकार क्या क्या दिए गए हैं इसको देख लीजिए। और अधिकार के बारे में कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। पॉइंट नंबर 2 आपसे हमेशा पूछा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। ठीक, दूसरी बात, ये बात आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है, लगभग हर साल ही पूछ ली जाती है एक बार, चाहे आपका पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, चाहे आपका यूपीएससी हो। यहाँ पर देखिए एक बात लिखिए कि इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर, इस बात को ध्यान रखिएगा, मतदान उसमें नहीं कर सकते भाई साहब, उसके अलावा भाग लेने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में भाई साहब उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अथवा अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें भी वो भाग ले सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तब उसमें वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते संसद में। ठीक, यही एक जो है बात है आपको याद रखनी है कि संसद में मताधिकार के बगैर वो वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। ठीक,
पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार इनको मिलते हैं। और कुछ अन्य तथ्य हैं, तो अन्य तथ्य में कहा जा रहा है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक का पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। और एक बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। देख रहे हैं, पूर्णकालिक वकील नहीं भाई, जब तक सरकार तब तक आप उसके वकील, आपकी सरकार गई तो आपका वकील वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो यहाँ से देखिए आपके 3 बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे पहली बात ये कि यह किस अनुच्छेद के तहत है और किस भाग में है, पहली बात। दूसरी बात कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पूछा गया, इसको हमने बताया। तीसरी बात, कार्यकाल क्या रहेगा, ठीक है, या पदमुक्ति कैसे हो सकती है, ठीक। और उसके बाद जो है इनका जो ये है मताधिकार के बगैर संसद में बोलने या अपनी बात रखने का जो इनका अधिकार है, इसके बारे में। और पांचवी बात यह है कि यह पूर्णकालिक वकील नहीं है, जब तक सरकार रहेगी तब तक ये उसके वकील रहेंगे। ठीक है, ये आपकी जो है 5-6 पॉइंट इस टॉपिक से पूछा जाता है। आइए अगली बात करते हैं, भारत के महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी जो है 2 सवाल पूछे गए हैं, एक उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है और एक आपका यूपीएससी में पूछा गया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो भारत का महाधिवक्ता क्या होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम लोगों ने जाना कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, महान्यायवादी होगा। जो दूसरा पद होगा उसको हम बोलेंगे भारत का महाधिवक्ता बोलेंगे। हैं दोनों ही वकील ही, लेकिन वो क्या, वो सबसे बड़े वकील हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, महान्यायवादी। इनको क्या बोलेंगे, महाधिवक्ता बोलेंगे। इसमें देखो, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी भी होते हैं। वे भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, और सबसे ऊपर कौन होगा, अब महान्यायवादी। तो इस तरह से आप समझ लो कि सबसे नीचे अपर महाधिवक्ता, उसके बाद महाधिवक्ता और उसके बाद महान्यायवादी। तो इस तरह जो इसका ग्राफ होता है, सबसे नीचे अपर महाधिवक्ता, उसके ऊपर महाधिवक्ता और उसके ऊपर महान्यायवादी। और मैं ये भारत सरकार के संदर्भ में कह रहा हूँ, जब ये राज्य में आऊंगा तो उसकी बात अलग होगी। ठीक। दूसरी बात कि वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायक होते हैं। और तीसरी बात जो कि यूपीएससी में अभी 2 साल पहले पूछा भी गया था कि उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान में निर्मित है, लेकिन अनुच्छेद 76 के तहत महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का पद उल्लिखित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी का ही पद के बारे में अनुच्छेद 76 बात कहता है, लेकिन जो आपका भारत का महाधिवक्ता है और जो अपर महाधिवक्ता, इसकी बात अनुच्छेद 76 में नहीं लिखी गई है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होता है। विधि मंत्री अलग होता है और ये भाई साहब सिर्फ एक वकील की तरह जो है भारत सरकार की तरफ से सारे मामले देखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। 2 बातें होंगी। आज का जो तीसरा पॉइंट है वो है राज्य का महाधिवक्ता। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसको पढ़ा भारत सरकार का महान्यायवादी और साथ में उसके महाधिवक्ता, जिसमें अपर महाधिवक्ता और महाधिवक्ता। ये तो बात हो गई आपकी केंद्र सरकार की। हम जब राज्यों में आते हैं तब राज्यों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। उसके बारे में क्या कहा गया है, तो राज्य का महाधिवक्ता इसका जो संवैधानिक उपबंध है इसमें देख लेते हैं भाग 6 में और अनुच्छेद 165 में। ये हमेशा आपका मिलान करने के लिए आता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, इसको जानते रहिएगा। में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस तरह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जैसे वहां पे करते थे राष्ट्रपति, वैसे यहाँ पे कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। चौथी बात, योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। वहाँ पे क्या चाहिए था, उच्चतम न्यायालय के वकील बनने की योग्यता महान्यायवादी में, और यहाँ पे क्या चाहिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात उसे 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो अगर इनमें से आपके पास कोई योग्यता है तो आप बन सकते हैं। ठीक है, और पांचवी बात यह है कि कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल के बारे में लिखा कि संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, राज्यपाल के प्रसादोपर्यंत बना रहता है। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक भाई साहब बने रहेंगे। ठीक। और छठी बात यह है कि पदमुक्ति वाली बात,
राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है या अपने पद से त्यागपत्र देकर के कभी भी कार्य मुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार या मंत्रिपरिषद, किसकी, राज्य सरकार है ना, जो राज्य की जो है, जो मंत्रिपरिषद है त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित करती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। ठीक है। राज्य सरकार की सलाह पर जो राज्य का महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक। सिफारिश कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक। और उसके बाद जो है, अगर इनको अपना त्यागपत्र देना होगा तो राज्यपाल साहब को देंगे। ठीक है। और सातवीं बात यह है कि वेतन भत्तों वाली बात कर लेते हैं। तो संविधान में वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया, और यह जो राज्यपाल द्वारा लिखित होता है, निर्धारित होता है। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा होता था, वैसे यहाँ पर राज्यपाल द्वारा होगा। तो ये आपका था राज्य का महाधिवक्ता। और लास्ट बात कर लेते हैं कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहली बात, कार्य क्या होते हैं। राज्य के मुख्य कानून अधिकारी के कारण इनके निम्न कार्य होते हैं। पहला, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। दूसरी बात, विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक। और शक्तियाँ क्या-क्या हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली शक्ति है, अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। अब इन भाई साहब का जो अधिकार है वो अपने राज्य में है। तो राज्य का जो कोई भी न्यायालय होगा उसमें ये भाई साहब सुनवाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत हैं, जहाँ के लिए वो ऑथराइज्ड हैं, वहाँ पर बिना मताधिकार के, यहाँ पर भी वही शर्त लग रही है। जब यहाँ पर चुनाव होगा विधानसभाओं में ठीक है, तो यहाँ पर भी भाई साहब अपना मतदान नहीं कर सकते, लेकिन मतदान नहीं ना करने के अलावा वहाँ पर बोल सकते हैं और वहाँ पे भाग लेने का भी इनका अधिकार है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पॉइंट नंबर तीसरी की बात करें तो इन्हें वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है आज आपको जाननी थी आपके राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में, और कल हम लोग पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। धन्यवाद।